आपकी बारी है। अब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कीजिए और सारे क्वेश्चंस धुरंधर की तरह अच्छे से सॉल्व करके एग्जामिनर को शॉक कर दीजिए। हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, आप सब कैसे हो? आज हमारे अकाउंट्स के फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का लास्ट क्लास है। लेट्स start. So today's our first question is question number 34, page number 7.66. Mark it as very important. Yogesh and Naresh were partners sharing profits equally. They dissolved the firm on 1st April 26. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at remuneration of 10,000 including expenses. याद आई? तो नरेश को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपको जो सारे डिसोल्यूशन, जब फर्म डिसॉल्व होते हैं तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है, एसेट्स को सेल करना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, और उसके लिए उसको रिम्यूनरेशन मिल रही है 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। किसके एक्सपेंसेस? डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस। Balance sheet of the firm as on that date was as follows: cash or bank, investment, debtors, less provision, advertisement, suspense account, टन घंटी बज गई। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन बाय नरेश, तो ये लोन बाय नरेश क्या है? पार्टनर्स लोन है। लोन बाय मिसेस योगेश, तो ये क्या है? आपके रिलेटिव के लोन्स क्या होते हैं बच्चों? आउटसाइड लायबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आई है आपकी कैपिटल अकाउंट। The firm was dissolved on the following terms. योगेश was to pay his wife's loan. तो योगेश की वाइफ से जो लोन लिया गया था आउटसाइड आपके लाइबिलिटी, वो कौन पे करेगा? खुद योगेश पे कर देगा। Data realized, Naresh was to take investment at agreed value of 26,000. Sundry creditors were payable after 2 months, but were paid immediately at a discount of 15% per annum. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि सन्ड्री क्रेडिटर्स को फर्म को पे करना था आफ्टर 2 मंथ्स, बट अब फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो ठीक है, हमें अभी पे करना है, तो वो क्रेडिटर्स मान गया ठीक है चलो आप 2 महीने पहले पे कर दे रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट ऑफ 15%, मतलब 15% कम वैल्यू आपको देना पड़ेगा। A debtor previously written off as bad debts paid 16,670. An unrecorded asset realized 10,000. Prepare realization account, partners capital account, partners loan account also, and cash or bank account. तो चलिए बच्चों, let's start. तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था? सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, सारे को नहीं करते हैं, जो जो हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आप तो सारे अकाउंट्स का फॉर्मेट बना लीजिए: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, एंड कैश और बैंक अकाउंट। ओके, चलिए अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे रियलाइजेशन अकाउंट सारे बनाने में। ठीक है, तो आई होप सो आप मेरे से फास्ट ही बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं टू इन्वेस्टमेंट 30,000, टू डेटर 73,400। ओके, बस इतने ही एसेट्स है। अब लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स, that is your 4,000, by creditor 80,000, by loan by Mrs. Yogesh 42,000, and by IFR। याद आया बच्चों? IFR को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, 8,000। ओके, चलिए सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। अब स्टार्टिंग में बच्चों एक थी कि वो उसको रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस दिया, तो उसकी एंट्री आप भूल ना जाओ, इसलिए सबसे पहले आप उसकी एंट्री कर दो। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होती है बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर को आप दे रहे हैं, एन को दे रहे हैं ना, टू एन कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितनी दे रहे हैं? 10,000। ओके, और फिर आप तो अभी अपने रजिस्टर में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है एनके में कॉलम में आप अभी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि अब
कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ से गया। योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ लोन, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि हमेशा चेक कीजिए कि आपके सारे एसेट्स सेल हो गए हैं बच्चों, और सारी लाइबिलिटीज को हम पे ऑफ कर देंगे। अगर क्वेश्चन कोई चीज के लिए साइलेंट है तो आपको खुद पे ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लोन बाय मिसेस ए, ठीक है, ये कौन पे करेगा? योगेश पे कर देगा, ठीक है। तो 2 बाय कैपिटल, ओके, दैट इज आपके 42,000। अब अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेम टाइम आप कर लीजिए। नेक्स्ट है आपकी डेटर रियलाइज 60/60, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको बाय कैश, यहाँ पे डेटर लिख दीजिए 60,060। पहले हम लोग करेंगे एज पर क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन है वो कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि अगर कोई एसेट्स बाकी है या कोई लाइबिलिटीज बाकी है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000, तो नरेश आपका इन्वेस्टमेंट ले रहा है, ठीक है, बाय एल्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखते जाइए इन्वेस्टमेंट, दैट इज आपके इन्वेस्टमेंट ले रहा है वो 26,000। और जो जो होती जा रहा है आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टिक करते जाइए। एसेट्स में आपका डेटर्स हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया, और लाइबिलिटी में आपका, ठीक है, इस साइड कर रहे हैं तो चलिए हम भी इस साइड करते हैं, लोन बाय मिसेस वाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर sundry creditors were payable after 2 months but were paid immediately at a discount of 15% per annum। अब इसको आप ध्यान से देखिए बच्चों, दिल थाम के बैठिए। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ना, आपके क्रेडिटर की अमाउंट है 80,000, ठीक है, तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये 80,000 का सीधे 15% निकाल देते हैं डिस्काउंट और आपके क्रेडिटर से माइनस कर देते हैं। बट आप तो स्मार्ट बच्चे हो, आप तो मेरे स्टूडेंट्स हो, तो आप ये मिस्टेक नहीं करोगी। 15% क्या था बच्चों? पर एनम, पूरे साल का, और हमको कितना है, हम 2 मंथ्स पहले पे कर दे रहे हैं, तो हमें कितने का निकालना है? 2/12। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसका कितना अमाउंट आएगा? 2,000, ठीक है। तो अब हम क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर देंगे 2,000 डिस्काउंट करके, दैट इज आपके 78,000, ओके। सो टू कैश क्रेडिटर 78,000, ठीक है। अब इसको टिक कर दीजिए एंड इसको अब मैं रब कर देती हूँ। आपने नोट कर लिया ना? चलिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपकी डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 16,670। अब क्या हुआ, एक डेटर था, मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया था एज बैड डेट कि पैसा नहीं मिलेगा, बट पैसा मिल गया। हाँ, तो आपको तो फायदा हो गया। तो क्या लिखेंगे? पैसा आया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। कैसे आया? कैश अकाउंट, ओके। सो बाय कैश अकाउंट 16,670, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन क्या है आपकी? एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड, कोई आपने एसेट था वो अनरिकॉर्डेड था, उससे भी पैसा आ गया। ये तो चमत्कार हो गया इस क्वेश्चन में। इसकी भी सेम एंट्री होगी, पैसा आया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ और कैश अकाउंट से आया 10,000। तो ये दोनों जो एंट्री है बच्चों, ये तो चमत्कार हो गया इस क्वेश्चन में। बस और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब चेक कीजिए, एसेट सारे रियलाइज हो गए, इन्वेस्टमेंट डेटर्स, ठीक है, खत्म। और इधर प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट से तो होता ही नहीं है आपको, ठीक है, वो थोड़ी ना आपको मांग रहा है कि मेरा पैसा दो, वो तो खुद हमने प्रोविजन बनाया है। क्रेडिटर्स हो गया, लोन बाय मिसेस हो गया, और आईएफआर आपका, ठीक है, वो तो बस हम क्लोज कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, वो तो हम खुद ही रिजर्व जैसे प्रोविजन खुद बनाते हैं, ठीक है, और रिजर्व हम खुद बनाते हैं उसका कुछ, ठीक है। तो इसको भी आप टिक मार दीजिए, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम देख रहे हैं आपको प्रॉफिट हो रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों?
प्रॉफिट हो रहा है, वाह। फर्म डिसॉल्व हो रहा है फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, क्या बात है। सो टू प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, 13,330 और रेशियो आपकी इक्वल है। तो योगेश और नरेश को कितने मिल रहे हैं आपको, 665। चलिए, और इसकी टोटल कितनी है बता दीजिए, 2,46,730, 2,46,730। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका रियलाइजेशन अकाउंट एंड आई होप सो मेरे साथ साथ आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी इसकी जो यहाँ से पोस्टिंग है और जो कैश अकाउंट की भी पोस्टिंग है आपने तो करके ही रखी होगी। मैं ही इतनी स्लो है, अब मुझे करनी है। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए बच्चों, ये चेक कर लीजिए, आपने रियलाइजेशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये पोस्टिंग कर ली होगी। ठीक है, चेक कर लीजिए। अब देखिए कोई बैलेंस शीट में कोई आइटम बचा है क्या आपका, ओहो हो, हाँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ओके, चलिए मैं उसको डिफरेंट पेन से कर दूं, आपके लिए इजी रहेगी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो हम दोनों पार्टनर्स से ले लेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 55,300। ओके, चलिए और कुछ बचा है आपको, हाँ, रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स को देंगे। रियलाइजेशन प्रॉफिट कितने आए थे आपके, 665, 665, 665। ओके, चलिए सारे एंट्रीज हो गए आपके। अब कुछ बचा है आपका, हाँ, तो अब देखना है कि अब आपका सरप्लस बच रहा है कि आपका डेफिशिएंसी हो रहा है, मीन्स आपको मीन्स लॉस पैसा ले जाना है, कुछ बच रहा है क्या। वाई का कितना आ रहा है आपका टोटल, 69,665, तो वाई का सरप्लस बच रहा है। अरे वाह, क्या बात हो रही है। डिसॉल्व फर्म होने के बाद भी पार्टनर्स के पास पैसा बच रहा है, घर ले जा रहे हैं, क्या बात है। चलिए, तो वाई की 69,665। ठीक है, तो टू कैश आपकी सरप्लस वाई ले जा रहा है, तो वाई तो बल्ले बल्ले कर रहा होगा, वो तो खुश हो गया कि फर्म डिसॉल्व होने के बाद मुझे पैसा घर ले जाने को मिल रहा है, बल्ले बल्ले। कितना मिल रहा है, 14,365। ओके, तो ये आपका वाई का तो अकाउंट फिनिश हो गया, वाई का तो हिसाब हो गया है। अब एक्स का देखिए, एक्स का इधर आ रहा है ज्यादा अमाउंट, मतलब उसका कमी हो जा रहा है, क्या बात है। इधर आ रहा है आपका 81,300। ओके, अब आप सोचिए कि फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो एन आपको जो है पैसा तो लाएगा नहीं, बट क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, एन से फर्म ने लोन लिया है। ठीक है, तो एन से जो फर्म ने लोन लिया है, देखिए कितने अमाउंट का लोन लिया है आपका, 44,000 का। ठीक है, तो उस फर्म को तो पे करना है। ठीक है, फर्म को तो पे करना है। तो अब देखिए यहाँ कितने की डेफिशिएंसी हो रही है, तो अब फर्म तो डिसॉल्व हो गया है तो एन पार्टनर लाएगा तो नहीं, तो वो अपने लोन से एडजस्ट कर लेगा। तो कितने की आपकी हो रही है डेफिशिएंसी, 43,635। ओके, 43,635। तो इससे क्या कर लेगा फर्म, उसके लोन के अमाउंट को एडजस्ट कर लेगा। तो ऑब्वियसली ये आप खुद समझिए क्लियर माइंड की फर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो अगर एन का डेफिशिएंसी हो रहा है तो अब घर से तो पैसा लाएगा नहीं, क्यों लाएगा, जब फर्म आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है तो क्यों लाएगा। तो उसका जो डेफिशिएंसी हो रहा है तो फर्म को पैसा देना है, क्योंकि फर्म एन से लोन लिया है, तो वो उसको एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय एन्स लोन। ठीक है, मैंने आपको एन का लोन अकाउंट बनाने बोला था। ठीक है, मैं इसके बाद बना रही हूँ। तो लोन क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी है, तो उसकी ओपनिंग आपको उधर लिखोगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस पीडी। ठीक है, और इधर लिख दोगे आपके कि एन के कैपिटल के थ्रू उसका इतना पेमेंट हो गया, 43,635। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, एन क्या है, उसका डेफिशिएंसी हो रहा है, तो अब घर से पैसा क्यों लाएगा जब आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है। तो जितना उसका डेफिशिएंसी हो रहा है, फर्म को दूसरी साइड से उसकी पैसा देना है, क्योंकि फर्म ने एन से लोन लिया है, तो जितना अमाउंट का डेफिशिएंसी एन, फर्म उसको लोन के अकाउंट में उसको पैसा दे के एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो एन्स लोन हो गया आपको, और इधर आपका टोटल हुआ 81,300। ठीक है, और इसके आप साथ साथ पोस्टिंग कर दीजिए एन के
लोन अकाउंट में। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये आपकी एक नई एंट्री है जो कि इस क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट दी हुई है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के लोन होते हैं वो फर्म कैश अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर देता है, बट इस क्वेश्चन में जैसे इनकी डेफिशिएंसी हो गई है तो डेफिशिएंसी लाने का तो कोई सेंस नहीं है, तो फर्म ने उसके डेफिशिएंसी को उसके लोन अकाउंट से करके फिनिश कर दिया। ठीक है, चलिए आप इसको लिख के सीधे एंस के लोन अकाउंट में आप इसकी पोस्टिंग कर दीजिए। ओके, चलिए बच्चों, अब एंस लोन अकाउंट, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। बाय बैलेंस पीडी, ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड होगी ओपनिंग, आपको पता ही है। तो एंस के कैपिटल के थ्रू आपकी इतनी पेमेंट हो गई, बट अभी आपकी पूरी पेमेंट नहीं हुई है, तो फर्म क्या करेगा, बैलेंसिंग फिगर आपके कैश अकाउंट के थ्रू आपको पेमेंट कर देगा। ओके, तो कैश अकाउंट कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी, 365। ओके, ये हो गई आपकी टोटल 44,000। ठीक है, हाँ, इन केस अगर आपके एंस के कैपिटल अकाउंट में अगर डेफिशिएंसी नहीं होती तो सीधे फर्म क्या करता है, जो इसका लोन का अमाउंट है 44,000, वो सीधे आपको कैश अकाउंट के थ्रू पेमेंट सीधे टू कैश अकाउंट 44,000 पूरा दे देता। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि एन के कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी आ गई, तो आपको मैंने क्लियर बोल दिया डेफिशिएंसी तो पार्टनर क्यों पैसा लाएगा जब आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है, कोई सेंस ही नहीं होता है। तो इसलिए फर्म उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू आपको इतना पेमेंट दे दिया, और बैलेंसिंग जो है इस क्वेश्चन में आपके कैश अकाउंट के थ्रू। आई होप सो आपको क्लियर है। चलिए, सो बच्चे कम ऑन, आप ये चेक कर लीजिए, कैश अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दी होगी, फिर रियलाइजेशन अकाउंट से आपने पोस्टिंग कर दी होगी, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, चेक कर लीजिए। हाँ, अब उसके बाद लास्ट हमने बताया था एंस लोन अकाउंट, उससे कोई कैश की ट्रांजैक्शन हुई है, हाँ पेमेंट हुई है, तो बाय एंस लोन अकाउंट कितनी की हुई है, 365। ओके, अब आप टोटल कर लीजिए, आपका कैश अकाउंट टैली हो रहा है, मींस योर आंसर इज परफेक्टली राइट, 92,730, 92,730। ओके, चलिए, तो इस तरह बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कराया, एक तो सबसे आपको पता है ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरा ट्रिक है कि हर क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल था, किसलिए मैंने आपको इसको इम्पॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट कराया। इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, सबसे पहले क्रेडिटर्स, जब भी आपको डिस्काउंट रहे आप देखिएगा वो पर एनम है, तो आप कितने महीने पहले आप पेमेंट कर दे रहे हैं, तो अगर 2 महीने पहले किया है तो आपको पूरा आपको इंटू 2/12 करना पड़ेगा। एक ये थी, और दूसरी इसमें थी एंस की लोन अकाउंट की। ठीक है, तो एन को जो डेफिशिएंसी हो रही है, अब तो बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है तो पैसा लाने का कोई सेंस नहीं है, तो फर्म क्या करता है, जितनी डेफिशिएंसी हो रही है तो फर्म को उसके लोन अकाउंट का तो पैसा देना ही है, तो उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू देता है, और फिर भी कुछ बच रहा है तो वो अपने कैश अकाउंट के थ्रू आपको फर्म ने दे दिया। तो ये 2 एक्सक्लूसिव पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करा। आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा, मजा भी आया। ओके, चलिए कम ऑन बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। आई होप सो अब तो अब आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको गुड क्वेश्चन भी है और इजी भी है। चलिए, Rana and Meena were partners in a firm which they dissolved on 31st March 26. On this date, balance sheet of the firm, apart from realizable asset and outside liabilities, were as follows. मतलब कि जो assets and liabilities realize हुए उसके अलावा क्या है, Rana's capital 40,000 credit, मीनास कैपिटल 20,000 डेबिट। ये सब जब आप पढ़े, जब भी किसी का कैपिटल बैलेंस पढ़े या पीएनएल अकाउंट पढ़े तो हमेशा क्रेडिट और डेबिट पे ध्यान दीजिएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट, Rana's loan to the firm, that is 15,000. General reserve 7,000. On the date of dissolution of the firm, Rana's loan was repaid by the firm along with interest. अब बच्चों, अब आपको तो ध्यान, अब तो आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा कि पार्टनर से जो लोन है, ठीक है, वो आपको अलग से पे किया जाता है, वो आउटसाइड लाइबिलिटीज में कभी नहीं आता। अगर पार्टनर के अगर रिलेटिव है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था योगेश की वाइफ, तो वो आपकी क्या हो जाते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। Dissolution expenses of 1,000 were paid by firm on behalf of Rana. Okay, now remember किसने बियर किया और किसने पे किया है। Unrecorded asset of 2,000 was taken by Meena while Rana paid an unrecorded liability of 3,000.
Dissolution resulted in loss of 60,000 from realization of assets and settlement of liabilities. अब इस क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया, रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बना लिया रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट से जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइज हुए हैं, सेटल हुए हैं, उसमें आपको लॉस आया है 60,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या बनाना है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबकी ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। दो पार्टनर है आपके इसमें, रैना एंड मीना। ओके, बस क्रेडिट एंड डेबिट आपको ध्यान में देना है। दिस इज रैना, दिस इज मीना एंड दिस इज रैना एंड दिस इज मीना। ठीक है, रैना की तो क्रेडिट है तो सही है आपकी, बाय बैलेंस BD 40,000। ओके, बस मीना की आपकी डेबिट है तो आपको इधर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस BD 20,000। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एसेट्स की रियलाइजेशन तो हो गए हैं, उसके आपके प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो अब आप खुद याद कीजिए कि रियलाइजेशन अकाउंट बना के हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस आपको उसका ही देखना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्वेश्चंस में अलग इंफॉर्मेशन में क्या दिया था, कैपिटल दिया था दोनों का, वो हमने कर दिया है। ठीक है, अब आपके जनरल रिजर्व है, PNL है, तो बाय जनरल रिजर्व आपके क्रेडिट है तो हम दोनों पार्टनर्स में आपके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 3500 एंड 3500। ओके, और PNL आपकी क्या डेबिट है। ठीक है, तो वो आपके इधर आ जाएंगे टू PNL डेबिट, दैट इज मीन्स एडवर्टाइजमेंट फिक्टिशियस एसेट। ओके, दैट इज 5,000 एंड 5,000। ओके, चलिए अब उसके अलावा आपको क्या इंफॉर्मेशन है, कैपिटल कर लिया, PNL कर लिया। ठीक है, रैनाज लोन टू द फर्म, वो तो उसका हम लोग अलग करेंगे, जनरल रिजर्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए रैनाज लोन was repaid, अब स्टार्टिंग से देखिए, रैनाज लोन was repaid by the firm along with interest of 500। तो रैना की लोन कितनी थी, 15,000। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी, मैंने आपको सिखाया था पार्टनर्स लोन पे करते हैं तो क्या करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू आपकी, जैसे कितने की लोन है, यहाँ पे आपकी लोन है 15,000 की लोन है और अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 500, तो फर्म को लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, जो भी अब आपको फर्म डिसॉल्व होता है तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाता है आपका, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो आपकी एंट्री होगी आर्स लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपको जा रहा है, आर की लोन है आपकी 15,000 की, बट फर्म को पे करना पड़ रहा है 15,500। 500 क्यों, इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा जो कि आपका फर्म का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये आपका फर्म का लॉस हो गया। अब बताइए इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन, हमें इस क्वेश्चन में क्या बनाना है, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें कोई भी अकाउंट आपके पार्टनर्स कैपिटल का आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जिस तरह हमें इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, तो इसमें कोई भी आपका अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो बस ये आप क्या कीजिएगा, अपने वर्किंग नोट में ये एंट्री दिखा दीजिएगा कि रैनास का जो लोन फर्म ने रीपे किया है उसकी एंट्री क्या है। और हम जो भी एंट्री पास करेंगे अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट करेगा तो हम यहाँ पोस्टिंग कर देंगे, बट यहाँ आपकी कोई इफेक्ट पोस्टिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो बस आप ये एंट्री करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये एंट्री समझ में आ गई। तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ज्यादा जो पैसा दे रही 500, तो वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, मैंने क्या सिखाया था बच्चों, अगर फर्म का पैसा जा रहा है तो डेबिट और आ रहा है तो क्रेडिट। तो फर्म का 500 रुपया तो एक्स्ट्रा जा रहा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, चलिए अब आप इसे नोट कर लिया आप सबने। अब सेकंड वाले पढ़िए आप। सेकेंड क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 1,000 वेर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ रैना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए कौन बियर कर रहा है और कौन पे कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ रैना, तो पार्टनर बियर करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और पे करता है, पे कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, फर्म पे कर रहा है तो उसका कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी बच्चों,
आर्ट्स कैपिटल, ये सेकेंड एंट्री आपको आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आर आपको बॉन्ड कर रहा है और पे फर्म कर रहा है, तो फर्म जब पे करता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है, दैट इज 1000। ओके, सो ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई। अब इसमें देखिए, इस जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट आपको अफेक्ट कर रहा है आर का, ठीक है, तो अब इसकी पोस्टिंग आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए ये जर्नल एंट्री में इरेज कर दूं, आर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ओके। चलिए अब इसको रेड से लिखते हैं, क्योंकि ये सारे आपके अलग अलग आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। ओके बच्चों, समझ में आ गई आपको। अब देखिए थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है। Unrecorded asset of 2000 was taken by Meena while Rana paid an unrecorded liability of 3000। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, कोई भी रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड एसेट जब आपको उसको रियलाइज करके पैसा आता है तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा आ रहा है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। मगर कोई पार्टनर अगर ले है तो कैश की जगह क्या हो जाएगा, पार्टनर्स। तो यहाँ पे मीना आपको ले रही है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, मीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2000, ठीक है, समझ में आ गया। एंड साथ में क्या था, आपको रैना ने पेड एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो जब लाइबिलिटी हम पे करते चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, तो पैसा आपका जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यहाँ कैश नहीं, आपको रैना पे करिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रैना हो जाएगा, दैट इज अमाउंट आपके 3000। ओके, यहाँ पे आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रैना 3000, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये एंट्री। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन रिजल्टेड इन लॉस ऑफ 60,000, तो अब आपके लॉस है, ठीक है, तो लॉस की एंट्री तो आपको पता ही है क्या होती है, पार्टनर से डेबिट होंगे टू रियलाइजेशन 30,000, 60,000 है, तो आपकी इक्वल रेशियो में 30,000 हो गए, ठीक है। चलिए अब बस इतने ही ट्रांजैक्शन थे, अब सब खत्म। अब देख लीजिए आपके क्या सरप्लस है कि आपके डेफिशिएंसी है, ओके। आर के किधर आ रहे हैं आपके ज्यादा, इधर आ रहे हैं, इधर आपके 46,500 और इधर आपके वो सरप्लस ले जाएगा, तो टू कैश सरप्लस 10,500। चलिए रैना की तो बल्ले बल्ले है, वो घर ले जा रहा है, और एम की बाई कैश है, ओके, एम की बाई कैश है, दैट इज 53,500 और यहाँ टोटल आएगा आपको 57,000, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपको क्या लगता है बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा भी है, इजी भी है। रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना नहीं पड़ा, उसका इंफॉर्मेशन दे दिया कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा और आपको इंफॉर्मेशन दे दिया था कि अरेना का कैपिटल बैलेंस क्रेडिट है, इसका डेबिट है, वैसे पोस्टिंग जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पीएनएल अकाउंट डेबिट को कर दीजिए, और जो आपकी इंफॉर्मेशन थी जैसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पर ध्यान देना, कौन बियर कर रहा है, कौन कैश कौन पे कर रहा है, फिर आपके जो अनरिकॉर्डेड एसेट थे पार्टनर ने लिया है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पार्टनर ने पे ऑफ किया है, बस यही सारे थे। फिर कैश आपके सरप्लस है कि डेफिशिएंसी, बस देख लेना। आई होप सो आपको मजा आया होगा। मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो इजी क्वेश्चन है, ओके। बस एक ही अकाउंट बना के आपको सारे ट्रांजैक्शंस खत्म कर लेंगे, ठीक है। कम ऑन बच्चों, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। बस रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इधर जो भी एसेट्स लिख रहे हो, इधर जो भी लाइबिलिटी, उसको चेक कीजिए कि एसेट से पैसा आया कि नहीं आया और लाइबिलिटीज आपने पे ऑफ किया कि नहीं किया, कोई आइटम मिस नहीं होना चाहिए। Prashant and Rajesh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 31st March 26, their balance sheet was cash in hand, bank balance, stater, investment, stock, furniture, building. Rajesh capital इधर आ गया है, मतलब क्या है उसका डेबिट बैलेंस है।
सो कीप इन माइंड, उसको अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए। बैंक ओडी, जनरल रिजर्व, आईएफआर, लोन बाय प्रशांत, एक पार्टनर्स का लोन भी है, कैपिटल अकाउंट प्रशांत। ओके, ऑन दैट डेट द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म. Prashant took investment for 35,000. Other assets were realized as follows. Debtors full amount. Firm could realize stock at 15% less May. Building was sold at 1 lakh. Compensation to employees paid by firm was 10,000 and this liability was not provided for in the above balance sheet. ठीक है, तो ये तो एक आपको खर्चा हो गया। ठीक है, तो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। You are required to close the books of the firm by preparing realization account, partners capital account and bank account. ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। आई होप सो अब फटाफट आप सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, कर दिया आपने? हाँ, मैंने पहले कर दिया, आपने नहीं किया। चलिए, कभी आप पहले कभी मैं पहले। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अब क्या है, एसेट साइड में देखिए इन्वेस्टमेंट है वो प्रशांत ले रहा है। ठीक है, जो जो होते जा रहा है उसको आप टिक करते जाइए बाय पीस कैपिटल। और बच्चों आप साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही पोस्टिंग कर लीजिए। अब इस केस में आप मेरे से फास्ट हो जाएंगे। और क्या, 35,000। ठीक है, और फिर अदर एसेट्स आपके एज फॉलोज है, तो आप उसको साथ में लिख दीजिए बाय बैंक। ओके, मेरे पास तो स्पेस कम है तो मैं ऐसे एक साथ लिख दूंगी और आप ऐसे नाम करके लिखिए कि आपके डेटर कितने हैं, ऐसे लिखिए, स्टॉक कितने हैं ऐसे लिखिए, और फिर यहाँ टोटल करके यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको ब्रैकेट में लिख दूंगी। ओके, चलिए, हाँ आपको वैसे लिखना है, मैं वैसे लिख दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी आपकी 26,000 और स्टॉक की लेस है तो 8,500 प्लस आपके 1 लाख। ठीक है, तो ये डेटर हो गया, स्टॉक की लेस है। ठीक है, और किस किस की डेटर तो हो गया और स्टॉक की लेस देन 15, बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख। ठीक है, हो गया। अब देखिए बच्चों, फर्नीचर, अब यही देखिए, यही एग्जामिनर या फिर जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है आपके साथ ट्रिक खेलता है। फर्नीचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब याद कीजिए, मैंने आपको ट्रिकी पॉइंट से बोला था, अगर नो इंफॉर्मेशन है तो आपको जो एसेट्स है उसके बुक वैल्यू में सोल्ड कर देना। इसलिए मैं कहती हूँ जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए, आपको चेक करना है कि सारे एसेट सेल हुए हैं कि नहीं और सारे लाइबिलिटीज आपने पे ऑफ किए कि नहीं, ये अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए। ओके, तो फर्नीचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे मैं स्पेशल, चलिए मैं स्पेशल आपको रेड से लिखती हूँ। ठीक है, 10,000, और ये मैंने आपको पहले भी बोला है, और अगर इन केस आपको याद नहीं है, जिन बच्चों को याद है उनके लिए बल्ले बल्ले, और जिनको याद नहीं है प्लीज आप अपने आप से गांठ बांध लीजिए कि हमेशा आपको चेक करना, और नोट में लिख दीजिए, आप अपने रजिस्टर में लिख दीजिए कि हमें चेक करना है कि सारे एसेट्स आपके सेल हुए कि नहीं और सारे लाइबिलिटीज पे ऑफ हुए कि नहीं। ठीक है, तो चलिए बाय बैंक सारे एसेट्स सेल करके कितने आ रहे हैं, 1,44,500। ठीक है, चलिए अब बारी आती है, चलिए सारे एसेट्स हो गए और अब बारी आती है आपके लाइबिलिटीज की। प्रोविजन को तो छोड़ो, बैंक ओडी आपको 30,000, क्वेश्चन साइलेंट है बट आपको तो पे करना है, और आईएफआर को तो छोड़ो बस। और नीचे क्या इंफॉर्मेशन था, वो कंपनसेशन वाला। ठीक है, चलिए उसको भी मैं आपको रेड से लिख देती हूँ कि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो ये हो गए आपके 40,000। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए आपको प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। ओके, टू प्रॉफिट पी और आर 45,500 का, तो उनके रेशियो में बांट दीजिए। पी का 27,300 और आर का 18,200, और इसकी टोटल हो गई 2,31,500 एंड इसकी हो गई 2,31,500। ठीक है, तो इस रियलाइजेशन अकाउंट में अब आपने प्रॉमिस कर लिया अपने आप से कि आपको हमेशा चेक करना है सारे एसेट सेल हुए कि नहीं, सारे लाइबिलिटीज पे, ये उसी का खेल है और ये तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया। ठीक है, चलिए
सो कम ऑन बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बना लिया होगा, साथ में पोस्टिंग कर दी होगी रियलाइजेशन अकाउंट से, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। हाँ, ये किन किन बच्चों का मिस्टेक हुआ है मुझे बताइए, ट्रूली स्पीकिंग किसी का नहीं हुआ है, वेरी गुड। चलिए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कैपिटल बैलेंस आपका क्रेडिट है कि डेबिट है। ओके, अगर ये गलत लिख दिया आपने, क्रेडिट में लिख दिया, तो पूरा ही क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सारा गलत, इधर जो कैश आएगा वो सारा गलत, सारा गलत है। तो ये अगर क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का भी आया तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेगा आपको रियलाइजेशन अकाउंट के लिए, ठीक है। इसलिए ये मिस्टेक नहीं, मेरा जो स्ट्रैटेजी है बच्चों, आपको क्वेश्चन में ही मार्क कर देना है, ठीक है। चलिए, अब आपका क्या बचा, जनरल रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व पार्टनर्स को हम दे देंगे 33,600 आएगा एंड 22,400। ओके, चलिए अब देखिए आपको सरप्लस आ रहा है कि डेफिशिएंसी, सरप्लस आ रहा है। चलिए, टू बैंक सरप्लस। ओके, कितनी आ रही है टोटल, ऑब्वियसली इधर ज्यादा आ रही होगी, 1,10,900 और इसकी आ रही है 40,600। तो इसकी सरप्लस हुई 75,900 और इसकी 10,600। चलिए, तो ये पी और आर दोनों बल्ले बल्ले करके घर ले जा रहे पैसा। अब जल्दी से, अब कैश अकाउंट की भी आपने पोस्टिंग साथ साथ में कर लिए, चलिए जल्दी से कैश अकाउंट बंद कीजिए। कम ऑन बच्चों, अब ये आप सबकी डाउट्स होगी कि इस बैलेंस शीट में, इस क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों है, तो हम क्या करेंगे। आपको क्या करना है, कैश और बैंक दोनों आपको लिखना है। और स्टैंडर्ड 11 में बच्चों आपको याद होगा, आपको मैंने सिखाया था कॉन्ट्रा एंट्री। तो इस बैंक अकाउंट में जो आपके कैश इन हैंड थे, आप उसको डिपॉजिट कर देंगे, तो उसकी क्या एंट्री होगी, टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कितनी है आपकी, 6,000। ओके, तो किन किन बच्चों को याद है कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा गेम खेले होंगे ना अपने बचपन में एकदम स्टार्टिंग में, तो बस वही कॉन्ट्रा एंट्री याद रखनी है आपको। बैंक अकाउंट ऑब्वियसली मेन होगा, तो जो कैश है आप उसको डिपॉजिट कर दीजिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बढ़ गया तो कैश अकाउंट, ठीक है। और सब पोस्टिंग आप चेक कर लीजिए, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आपने कर दिए, ठीक है। हाँ, ये इस क्वेश्चन में, अभी तक इसी क्वेश्चन में आपको ये आएगी, ठीक है। चलिए, अब देखिए, एक चीज कभी नहीं भूलना है बच्चों आपको, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन आए, ठीक है, तो हमेशा पार्टनर्स बोलेगा, अरे भाई तुमने सारे एसेट सेल कर दी, सारे लाइबिलिटीज, मुझे क्यों भूल गए। तो फर्म को पार्टनर्स के लोन को भी तो पे करना। हाँ, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हाँ वैसे कर लिया था कि उसकी डेफिशिएंसी तो उससे एडजस्ट कर लिया था। मगर आपको जब बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन हो, तो आप ऐसा कीजिए, बस आपको अपने माइंड में ये रखना है कि बैलेंस शीट, फर्म जब डिसॉल्व हो रहा है, तो बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को आपको क्या करना है, खल्लास करना है, ठीक है। ये वर्ड कहाँ की पता है, गुजरात की है। वो लोग बोलते हैं कोई भी चीज को खत्म करना है तो बोलते हैं खल्लास करना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट को हमें खल्लास करना है उसकी ईच एंड एवरी आइटम के, ठीक है। तो जो जो आइटम्स, जैसे आप बैलेंस शीट के आइटम्स के जब ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स लायबिलिटीज, तो ऐसे उसको खल्लास करते जाइए, आइटम बाई आइटम कट करते जाइए। अब आप देखोगे बैलेंस शीट में, ठीक है, आपका फिर जब कट करोगे तो देखोगे कि अरे पार्टनर्स लोन तो बचा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप उसको पे करेंगे। तो कैसे करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कोई जितना अमाउंट है सेम, कोई इसको इंटरेस्ट तो दे रही है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 500 रुपीज इंटरेस्ट दे रहे थे, तो फर्म को वो लॉस हो गया, तो लॉस कहाँ से जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पार्टनर्स के हम लोन को पे कर देंगे, प्लीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, दैट इज 34,000। अब देखिए, अब आपका कैश अकाउंट पक्का टैली कर रहा होगा, 1,60,500 एंड हेयर ऑल्सो 1,60,500, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपने बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को आपको खत्म करना है, खल्लास करना है, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने बड़े क्वेश्चंस कर लिए जिसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश और बैंक अकाउंट बनाना है, और किसी किसी में पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। अब कुछ वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, कभी कभी एग्जामिनर आपको सिर्फ जर्नल एंट्री का क्वेश्चन भी दे देगा आपको चैप्टर डिसोल्यूशन पे, तो हमें दोनों क्वेश्चन से आपको अवेयर रहना है, ठीक है। चलिए, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12 पे 7.57, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। और इससे पहले जो आपके क्वेश्चंस थे, आप पेज टर्न करके देखिए,
मैंने आपको क्वेश्चन 1 2 3 5 6 7 8 9 यहाँ तक करा रखा है, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चंस जो स्टार्ट किया था स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में, आपको ये करा लिया था। अब इधर कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके ऐसे क्वेश्चंस आपके 3 या 4 मार्क्स के आ जाएंगे जिसमें कि सिर्फ जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, ओके। तो आपको दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन से अवेयर रहना। Question 12. Pass journal entries for the following at the time of dissolution of the firm of X and Y after the assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account. मतलब कि इसमें कहने का मतलब क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई जो हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वन इज योर सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब इसकी एंट्री तो आप बोलोगे मैम आप ये क्या एंट्री पूछ रहे हैं, बच्चों वाली एंट्री। सेल ऑफ एसेट्स की भी कोई एंट्री पूछता है? चलिए, ए सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो पैसा आया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैसे आया, कैश से। क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब मुझे नहीं पता कौन कौन बच्चे मेरी वो ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको वेल एंड गुड कि पैसा आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है और जाता है तो डेबिट होता है, ठीक है। मैंने तो कह रखा है, अब जिनको मर्जी है फॉलो कीजिए। सेकेंड वन इज पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो पैसा जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो रहा है। कुछ नहीं लिखा है तो कैश के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ बच्चों, वो आप लिख लीजिएगा, ओके। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों हो गया, क्योंकि पैसा जा रहा है। और क्वेश्चन साइलेंट है कि किस फॉर्म में जा रहा है, तो कैश के फॉर्म में ही जा रहा है। नहीं तो आपको अगर होता तो पार्टनर्स का नाम दे देता। थर्ड, अ कमीशन ऑफ 5% वॉज अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो एक कमीशन दिया जा रहा है 5% was allowed to X a partner on sale of assets. So 5% आपके 50,000 के 10% कितने होते, 5,000, तो ये 2,500 होगा। तो पैसा जा रहा है तो किस फॉर्म में जा रहा है, कैश के फॉर्म में नहीं, किसको दिया जा रहा है, पार्टनर को, ठीक है। तो सी पैसा जा रहा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट, मगर कैश के फॉर्म में नहीं जा रहा है इसलिए मैं इसको आपको रेड पेन से लिख रही हूँ। किसको दिया जा रहा है, एक्स एक पार्टनर को दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक्स एक पार्टनर को दिया जा रहा है तो एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने आए थे अमाउंट, 2,500, ठीक है। चलिए, तो इस 3 एंट्री में जो आपको सबसे अलग लगेगा वो थर्ड ही है। इसमें भी थर्ड में क्या अलग है, या तो कैश के फॉर्म में जाएगा या तो आपको पार्टनर लेगा, तो इस क्वेश्चन में पार्टनर लेगा, जस्ट सिंपल। फोर्थ वन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वे 15,000। अब आप दिल थाम के आराम से पढ़िए रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो जनरल एंट्री होते हैं बच्चे उसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वे 15,000, ठीक है। अब आप आगे पढ़िए। द फर्म हैड एग्रीड विथ एक्स टू रीइंबर्स हिम 10,000। मतलब कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो हुए 15,000 और फर्म ने एग्री किया है विथ एक्स की वो रीइंबर्स मतलब बच्चों क्या होता है कि वो एक्स को दे देगा कितना, 10,000। तो अब समझिए, अब फर्म कितना बॉन्ड कर रहा है आपको, फर्म बॉन्ड कर रहा है 10,000। तो अगर फर्म बॉन्ड करता है तो क्या होती है बच्चों, क्या एंट्री होती है आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। रियलाइजेशन अकाउंट, तो फर्म बॉन्ड कर रहा है आपको 10,000, तो जो रिमेनिंग बचा वो कौन बॉन्ड करेगा, एक्स। और जब कोई पार्टनर आपको बच्चों बॉन्ड करता है तो उसका क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। अब बारी आती है पे करने की, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग कैश ही मानेंगे, ओके। सो टू कैश 15,000, ओके बच्चों। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो जर्नल एंट्री आती है उसको आप प्लीज एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 15,000 है तो फर्म कितना बॉन्ड कर रहा है, वो बोल रहा है हम एक्स को हम 10,000 देंगे, तो फर्म बॉन्ड कर रहा है 10,000। तो जब फर्म बॉन्ड करते हैं तो क्या होती है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो बाकी जो पार्टनर बॉन्ड करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कैश मानेंगे, ओके।
Next, the firm was required to pay 5,000 as compensation to employee for an injury suffered, which was contingent liability not accepted by the firm. तो बस ये एक आपको एक खर्चा हो गया है, तो खर्चा हो गया है बच्चों, तो उसकी क्या एंट्री होती है? पैसा जा रहा है आपको, तो पैसा जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है बच्चों? डेबिट होता है। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to cash and your amount is 5,000. ओके, हाँ आप सबको जो नरेशन लिखनी है जर्नल एंट्री में, मैं नहीं लिख रही हूँ बट आपको लिखनी है। नेक्स्ट, Z a debtor whose account of 6,000 was written off as bad earlier. आपने राइट ऑफ खत्म कर दिया था, paid 60% of the amount, बट उससे 60% दे दिया तो पैसा आ गया। कहा गया तो पैसा आता है तो क्या होता है बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट है। और कैसे आ रहा है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो 6,000 का 60% क्या होगा बच्चों? 3,600। ठीक है, चलिए तो अब इस 3 जर्नल एंट्री में बच्चों मैं जो आपको बोलूंगी इंपॉर्टेंट, आप भी यही बोलोगे, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस की। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। बस मैं यही बोलूंगी, रियलाइजेशन एक्सपेंस की जो आएगी जर्नल एंट्री उसको आप ध्यान से पढ़िए, देन यू कैन डू इट कंप्लीटली। आई नो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रियलाइज्ड एट 150%, मतलब 50% ज्यादा। तो 10,000 का 50% ज्यादा कितना हुआ? 5,000। तो टोटल 15,000 पैसा आ गया। पैसा आने से क्या होता है बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट की क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है, किस फॉर्म में आया? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल थी। एंड योर लास्ट वन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वे 10,000। ठीक है, द फर्म हैड एग्रीड विथ पार्टनर to buy to reimburse up to 7,500। या आई थिंक सो सेम सही हो गया है कि फर्म बोला हम बॉन्ड करेंगे 7,500 और खर्चा कितना हुआ है? 10,000। तो रिमेनिंग कौन बॉन्ड करेगा? पार्टनर। और क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश अकाउंट। ये तो सेम वैसा ही हो गया आपको। ठीक है, तो पार्टनर फर्म बॉन्ड करता है तो क्या होता है? डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7,500। चलिए इसको भी मैं आपको डिफरेंट पेन से लिख दे रही हूँ, ऐसे सेम क्वेश्चन है आपको, वही हो गया आपको। ठीक है, और ये हो गया आपको पार्टनर वाई। सो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 एंड टू कैश 10,000। ठीक है बच्चों, तो बस इस 2 जर्नल एंट्री में सेम वही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, वो भी सेम वही कॉन्सेप्ट आई जो आपकी पहले की थी। तो बस क्वेश्चन 12 करके बच्चों आपको, मेरे ख्याल से आपको यही समझ में आओगे। बस रियलाइजेशन एक्सपेंस की जब जर्नल एंट्री आए उसको आप ध्यान से कीजिएगा, समझिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 14 एंड मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करा रही हूँ। Aman and Harsh, partners in a firm, dissolve their firm. Past necessary journal entries for the following after assets other than cash and bank and outside liabilities had been transferred to realization account. So आपके assets and liabilities transfer हो गए realization account में, उसके बाद ये हो रहा है। फर्नीचर एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 50,000 है, मतलब कि ट्रांसफर कर दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद ये पता चला है कि फर्नीचर एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 50,000। अमन टुक 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। तो फर्नीचर है आपका एसेट है, तो अगर बिकता है तो क्या आता है? आपका पैसा आता है, बट यहाँ कैश के फॉर्म में नहीं, पार्टनर ले रहा है। तो ये जर्नल एंट्री भी मेरे ख्याल से आप सबको आती ही होगी। ठीक है, चलिए तो बस कैश की जगह पार्टनर ले रहे हैं और वो आपको 10% डिस्काउंट में ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन 14A। तो आपको इसमें पैसा आ रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और आपको अमन ले रहा है। ठीक है, तो अमन के फॉर्म में होगा, अमन अकाउंट डेबिट, और ये आपका 10% डिस्काउंट में हो रहा है। तो आपका 50%, 50,000 का 25,000 और 10% डिस्काउंट में हो जाएगा आपका 22,500।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हाँ, डिस्काउंट का हमें आपको कुछ नहीं दिखाना है यहाँ पे। ओके, और 50% का क्या है, अभी आगे क्या फॉर्म को करना है अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर जैसे हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग सेल कर देते हैं, आज बुक वैल्यू में वही करेंगे। ठीक है, सेकेंड वन, प्रॉफिट एंड लॉस हैड क्रेडिट बैलेंस फॉर 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट था तो उसको खत्म कर दिए हैं, और पार्टनर्स इज कैपिटल अकाउंट टू एच कैपिटल अकाउंट। कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं रेशियो, तो आपको इक्वली बांट देंगे 15,000, 7,500 एंड 7,500। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर से बांट देते हैं जनरल रिजर्व। थर्ड, हर्ष लोन ऑफ 6,000 was settled by paying 5,500। तो हर्ष एक पार्टनर्स है, उसका लोन फर्म ने सेटल किया बाई पेइंग 5,500, 6,000 का लोन 5,500। हाँ, इसमें आपको प्रॉफिट होगी। ठीक है, अब देखिए ये एंट्री तो पता है, हर्ष एक पार्टनर का लोन खत्म हो रहा है, वो लाइबिलिटी है तो उसको डेबिट कर देंगे। एच लोन अकाउंट डेबिट 6,000। ठीक है, आप पे कर रहा है टू कैश और बैंक, आपको जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अदर देन कैश एंड बैंक, तो पे कर रहे हैं उसको 5,500। ठीक है, तो अब फर्म को तो फायदा हो गया, 6,000 का लोन लिया था फर्म ने हर्ष से और पे कर रहा है 5,500 ही। तो रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आपको पता ही है कि जब फर्म डिसॉल्व होता है तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं सारे आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गई ये जर्नल एंट्री। तो इस 3 जर्नल एंट्री में आपको कौन सी लग रही है, फर्स्ट तो इजी है, सेकंड भी, थर्ड में बस वही है, पार्टनर्स लोन को आप पे ऑफ करेगा, कम पे कर रहे हैं तो फर्म को फायदा हो जाएगा, और फायदा जो भी है रियलाइजेशन अकाउंट में, अगर लॉस भी है तो रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सो कम ऑन, नेक्स्ट वन, फर्म पेड रियलाइजेशन। दिल थाम लीजिए बच्चों, फर्म paid realization expenses of 5,000 on behalf of Harsh a partner। अब इस लाइन को पढ़ के देखिए, कौन बॉन्ड कर रहा है और कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है, वेरी गुड, और 5,000 on behalf of Harsh a partner, बॉन्ड कौन कर रहा है, पार्टनर। ठीक है, तो जब पार्टनर बॉन्ड करता है तो उसका अकाउंट एच कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और पे कर रहा है फर्म तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो कितने का एक्सपेंस है, 5,000। ये तो सिंपल था, भले ही आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस का था बट सिंपल था, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट पेन से नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, There was a check of 1,200 under discount। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये इसका कॉन्सेप्ट मुझे आपको मैं समझाऊंगी। ओके, तो इसको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। There was check of 1,200 under discount। The check was received from Soham who became insolvent, and the first and final dividend of 25% was received from his estate। अब क्या होता है बच्चों, देखिए मैं इसको समझाती हूँ। चेक अंडर डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, 1,200 का मेरे पास चेक है अंडर डिस्काउंट। अंडर डिस्काउंट का मतलब क्या है, जैसे आपने मुझे 1,200 का चेक दिया अंडर डिस्काउंट, आपने 3 days आफ्टर का डेट दिया है। ठीक है, आज जैसे कितनी डेट है, आज 8th है शायद ना, 9th है, आज 8th है, चलिए जो भी डेट है। ठीक है, तो आपने मुझे 3 days आफ्टर का, समझिए आज, हाँ आज फ्राइडे है, तो आपने मुझे मंडे कर दिया है। ठीक है, उसका चेक क्लियरेंस का, तो मैं बैंक के पास गई, मुझे पैसा चाहिए था, इमरजेंसी था, तो मैं बैंक के पास गई कि भाई बैंक वाले भैया, मैनेजर आप अभी मुझे दे दीजिए 1,200 अंडर डिस्काउंट। तो अगर जब इमीडिएट पैसा लेना होता है, ठीक है, क्लियरेंस डेट आफ्टर 3 days 4 days जो भी रहेगा, बट अगर जिसके नाम से चेक है अभी तुरंत पैसा चाहिए होता है तो बैंक के पास जाते हो, बोलते हैं ये चेक 1,200 का आप अंडर डिस्काउंट कर लीजिए, आप अभी मुझे दे दीजिए, और फिर जिस कस्टमर ने मुझे चेक दिया है वो आपको 3 दिन बाद वो है आप क्लियर कर देगा, तब आप ले लीजिएगा अपने मेरे अकाउंट से, आप उसके अकाउंट अपने अकाउंट में कर लीजिएगा। ठीक है,
तो बात ये हुआ था कि मुझे मिला था 1200 का चेक अंडर डिस्काउंट, तो मैं बैंक के पास गई, ठीक है, बैंक ने मुझे 1200 रुपीज दे दिया, ठीक है, मेरे पास ये 1200 का अमाउंट आ गया, ठीक है, आई गॉट 1200 रुपीज। फिर अब जब बैंक की बारी आती है 3 दिन बाद मंडे को, तो सोहम ने जो चेक दिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो कंगाल बन गया, उसके पास पैसा नहीं है। अब बैंक बोल रहा है भाई हम क्या करें, भाई बैंक ने कहा मैंने तो आपको पैसा दे दिया है, तो बैंक उसके पास फिर भी गया, तो उसने 25% का डिविडेंड दिया, मतलब कि 1200 का 25%, समझो आप 300 बस उस सोहम से ले पाया, ठीक है। तो ये है बैंक और ये है मैं, तो मुझे तो 1200 पूरा मिल गया और बैंक को बस मिला 300, तो 900 रुपए के लिए अब बैंक रो रहा है। बैंक बोल रहा है भाई 900 रुपए मुझे कौन देगा, आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके कहने पर अंडर डिस्काउंट आपको चेक क्लियरेंस कर दिया है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो 1200 रुपीज मिल गया था, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिला था, तो अब मैं बैंक को पे कर दूंगी, सिंपल। तो ये आपका जो है ये अच्छे समझ जाइए, कभी भी आपको क्वेश्चन अंडर डिस्काउंट आ सकता है। तो अंडर डिस्काउंट आपको तो 1200 रुपीज मिल गया 3 दिन पहले, बट बैंक को जो 3 दिन बाद है वो इंसॉल्वेंट हुआ कस्टमर, फिर भी रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी उसको 300 मिला, तो बाकी जो पैसा ऑब्वियसली मुझे ही देना चाहिए, कौन देगा, तो बस मैं 900 पे कर दूंगी, उस सोहम इंसॉल्वेंट ने तो 300 पे कर दिया, तो बस मैं 900 पे कर दूँ। तो बस ये क्या है, अब 900 रुपए आपको पे करना, उसकी एंट्री तो सिंपल है, आपको पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आपको है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है आपको चेक अंडर डिस्काउंट, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी आप एंट्री कर दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप बोलोगे मैम इसमें एंट्री में क्या था, सिंपल था, बस समझना था आपको कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जब तक इसका मीनिंग नहीं जानेंगे अंडर डिस्काउंट क्या है, तो आप कर ही नहीं सकते, फिर आपका अमाउंट गलत आएगा, ओके। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज 900, ठीक है, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल इंपॉर्टेंट आप कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या हुई आपको, creditors of 6,000 accepted stock of 5,000 at a discount of 5% and balance in cash। चलिए अब ये भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा, आपके क्रेडिटर थे कितने के, 6,000 के, तो उन्होंने स्टॉक ले लिया कितने का, 5,000 का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ओके। तो 5% डिस्काउंट मतलब कि आपको 95% मतलब वैल्यू हुआ, ठीक है, तो ये 95% आएगा 4750, ठीक है। तो क्रेडिटर ने ये लाइबिलिटी के बदले ये एसेट ले लिया, कुछ याद आया आपको, नो एंट्री, तो इसकी तो नो एंट्री होगी, बट बैलेंस है फर्म ने कैश, तो बैलेंस कितना आएगा आपका, 6,000 माइनस 4,750, 1,250, तो ये बैलेंस को फर्म ने कैश में पे कर दिया, ठीक है। तो ये बच्चों आपको याद आ गई थी ना, जब कोई लाइबिलिटी को सेट ऑफ करते हैं एसेट के थ्रू तो उसकी नो एंट्री, बस ये 95% आप याद रखना। तो हम ये आपकी एंट्री 1250 के कर देंगे, फर्म का पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, EF, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पैसा जा रहा है, 1250, ठीक है। चलिए इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो अब बच्चों बताइए इस 3 एंट्री में आपको कौन सी है, फर्स्ट तो इजी है, हाँ, सेकंड वाली वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, चेक अंडर डिस्काउंट, और थर्ड भी आपको ये तो पता ही है, एसेट सेट ऑफ करते लाइबिलिटी से तो नो एंट्री, बट जो अमाउंट कैलकुलेशन है, जो 5,000 का स्टॉक है एट 5% डिस्काउंट मतलब 95% वैल्यू, तो बैलेंस जो है कैश में देंगे, ओके। चलिए तो अब समझ में आ रहा है, जर्नल एंट्री की भी क्वेश्चन आपको आएगी अगर 3-4 मार्क्स की, तो उसमें 1-2 एंट्री तो आपको ट्विस्टिंग वाली मिल ही जाएगी, ठीक है।
चलिए, और जो बैलेंस फर्नीचर की बची है, ठीक है, वो हम सोल्ड कर देंगे एट बुक वैल्यू। कभी कभी ऐसा होता है कि आगे इन्फॉर्मेशन आपको कुछ और दे रखा है फर्नीचर की, किसी और पार्टनर ने लिया है, या फिर जो फर्नीचर है उसे सेट ऑफ कर देते लाइबिलिटी, इसलिए वहां पे मैंने कंप्लीट एंट्री नहीं की थी। तो आपके फर्नीचर को क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं है, तो आपके बुक वैल्यू में सेल कर दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो आपकी कितने की थी फर्नीचर? 50,000, तो 50% ले लिया है, तो बुक वैल्यू में करते हैं आपके 25,000। ओके, चलिए समझ में आ गया बच्चों ये। तो चलिए मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, अब हम आ गए आपके चैप्टर डिसोल्यूशन के लास्ट स्टेज, लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें आप एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को आपको लास्ट में रखा था। ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। इसको भी आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये आपका सिंपल क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 42, पेज नंबर 7.69। ABC started business on 1st April 25 with capital of इतना, sharing profit and losses in the ratio. For the year ended 31st March 26, firm incurred loss हो गया of 50,000. Each of the partner ने withdraw किया 10,000 during the year. ठीक है, उसके बाद on 31st March 2000 तक firm was dissolved, firm dissolve हो गया आपको, and creditors of the firm stood at 24,000 on that date and cash in hand was 4,000. ठीक है, firm dissolve हो गया, उसके बाद creditors आपके इतने हैं और cash in hand, फिर the asset realized हुआ आपका 3 लाख का, and creditors were paid 23,500 in full settlement of their claims. Prepare realization account and show your workings clearly. ठीक है, अब याद कीजिए बच्चों, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं? सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपके एसेट्स तो कुछ मुझे बस कैश इन हैंड दिख रहे हैं, और लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, और एसेट आपके रियलाइज भी दिख रहे हैं आपके 3 लाख। तो आपको एसेट रियलाइज तो दिख रहे हैं 3 लाख, जो आप रियलाइजेशन अकाउंट में कैश अकाउंट से कर दोगे, बट एसेट थे कितने आपके जब फर्म में डिसॉल्व किया था, ये तो पता ही नहीं हमें। अब ये कैसे पता करेंगे? पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि जब फर्म डिसॉल्व हुआ है तो आपके फर्म में एसेट कितने थे, उसके बाद आपका ठीक है रियलाइज्ड वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 लाख एसेट रियलाइज। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें जब पता करना हो कि फर्म जब डिसॉल्व किया तो फर्म में एसेट्स कितने थे, उसको बोलते हैं, उस बैलेंस शीट को बनाने को बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और देखिए तो आपके क्रेडिटर्स है, कैश इन हैंड है, और आपके कैपिटल के भी ट्रांजैक्शंस है। तो हम कैपिटल के ट्रांजैक्शन, पहले हम क्लोजिंग कैपिटल भी हमें निकालना पड़ेगा लायबिलिटी साइड के लिए। ठीक है, तो आई होप सो क्लोजिंग कैपिटल निकालना तो आप सबको आता ही होगा। ठीक है, ये कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, क्या करते हैं, आपके कैपिटल में जो अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसे ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। अगर हम कैपिटल ऐड किए हैं तो उसे ऐड करेंगे, और अगर ड्राइंग्स है तो हम उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपके इसके ओपनिंग कैपिटल दिए हुए हैं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हमने लिखा तीनों का 1 लाख, हाँ ये आपके वर्किंग नोट होंगे। ठीक है, 80,000 एंड 60,000। अब उसके बाद कैपिटल से रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? ठीक है, फर्म इंकर्ड लॉस, फर्म का लॉस हुआ है, तो लॉस तो आपके पार्टनर्स बियर करेंगे अपने रेशियो में 4:3:3। ठीक है, और लॉस क्या होगा, हम लोग माइनस करेंगे कैपिटल से कि प्लस करेंगे? ऑब्वियसली माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस आपके लॉस 50,000 के आपके रेशियो 4:3:3। ठीक है, कितने आएंगे बच्चों? 20,000, 15,000 एंड 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या है ट्रांजैक्शन, ईच ऑफ दी पार्टनर विड्रू 10,000, हर एक पार्टनर विड्रू ड्रॉइंग हुआ तो इसको भी माइनस करेंगे, 10,000, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, और कोई है कैपिटल रिलेशन? नहीं, फिर तो और कुछ नहीं है, तो बस ये आपका निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। सो 1 से 30 गया, ये हो गया 70,000, 80 से आपका 25 गया, 80 से 20 गया 60, 55,000,
और 60 से 25 गया, ठीक है, 40, 35,000। ठीक है बच्चों, तो ये क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। अब मैं आपको सिखाऊंगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है और आपके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के रियलाइज्ड अमाउंट है और फर्म डिसॉल्व कर गया है, तो हमें उस समय जो बैलेंस शीट बनाना होता है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब इसमें आपको तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के इंफॉर्मेशन है, ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। दैट इज 70,000, 55,000 एंड 35,000। और इधर लाइबिलिटी साइड हमें क्रेडिटर्स पता था 24,000। ओके, और इधर आपको एसेट साइड बस कैश पता था 4,000। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। अब इधर आपका लाइबिलिटी साइड टोटल कितना आ रहा है 1,84,000। ठीक है, तो हमें पता क्या नहीं था बच्चों, हमने कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया अपने वर्किंग नोट करके, जो लाइबिलिटी था वो आपको ठीक है दिया हुआ था क्रेडिटर। ठीक है, अब इधर आपके एसेट साइड बस कैश दिया था, तो इधर अब आप समझिए जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, हमें पता क्या नहीं था बच्चों एसेट्स, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका बन जाएगा एसेट्स। तो बैलेंसिंग फिगर 184 माइनस 4,000, तो ये 1,80,000 आपका बोल दीजिए सन्ड्री एसेट्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो बस समझ में आ गया। तो आपको वर्किंग नोट में पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा, ठीक है, उसके ट्रांजैक्शन हुए और उसको निकालने के बाद फिर आप देखेंगे जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, वो तो आप जानते हैं ऑब्वियसली, मेरे से आप फास्ट बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आप चेक कर लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट आपने बना लिया होगा, सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटी जो थे क्रेडिटर्स आपने ट्रांसफर कर दिए, एसेट रियलाइज होके आपके 3 लाख आए, आपने पोस्टिंग कर ली बाय कैश अकाउंट डेबिटराइजेशन, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, फुल सेटलमेंट 23,500। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएंगे आपके प्रॉफिट या लॉस है, बस और कोई नहीं ट्रांजैक्शन है इसमें। आपके कितने आ रहे हैं प्रॉफिट आ रहे हैं। ओके, क्या बात है, फर्म डिसॉल्व होके भी प्रॉफिट ही आते हैं आजकल, तो फिर फर्म डिसॉल्व ही क्यों होते हैं। कितने इधर टोटल 3,24,000 और प्रॉफिट कितने आ रहे हैं टोटल 1,20,500। ये बैलेंसिंग फिगर, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपके रेशियो 4:3:2, दैट इज 48,200, 36,150 एंड 36,150। ठीक है, चलिए तो बस हो गया, बन गया बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट। और इस क्वेश्चन में तो और आपको पार्टनर्स कैपिटल या कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना ही नहीं था। मेन आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेनली वो चेक करना होता है आपका क्या क्या चीज का कॉन्सेप्ट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, तो बस देखिए ये छोटा सा टॉपिक कोई टफ था क्या, बस हल्का था, इसलिए मैंने आपको ये लास्ट में रखा था। बस और कुछ नहीं, आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। ओके, चलिए तो मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, इस तरह हमारा चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म फिनिश हुआ है। अब आपकी बारी है, अब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कीजिए और सारे क्वेश्चंस धुरंधर की तरह अच्छे से सॉल्व करके एग्जामिनर को शॉक कर दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।